नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सीना सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलेटिन में हम सबसे पहले तीरथ रावत सरकार में विभागों के बंटवारे की बात करेंगे। तो सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया। सीएम तीरथ सिंह के पास गृह, वित्त, वाणिज्य, कारागार, सूचना, पीडब्ल्यूडी समेत कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। ज्यादातर पुराने मंत्रियों के लगभग वही विभाग हैं जो पिछली सरकार में थे। सतपाल महाराज को सिंचाई एवं लघु संस्कृति, धर्मस्व और पर्यटन विभाग दिया गया। बंशीधर भगत को संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार दिया गया। हरक सिंह रावत को वन एवं पर्यावरण का मंत्रालय दिया गया। बिशन सिंह चुफाल को पेयजल ग्रामीण निर्माण का मंत्रालय। यशपाल आर्य को परिवहन विभाग दिया गया है। अरविंद पांडे को विद्यालय शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण पंचायती राज मंत्रालय। सुबोध उनियाल को कृषि मंत्री का विभाग मिला। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म उद्यम मिला है। धन सिंह रावत को सहकारिता, उच्च शिक्षा विभाग मिला। रेखा आर्या की अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, पशुपालन विभाग, दुग्ध विकास विभाग मिला। यतीश्वरानंद को भाषा, पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग जो है वो दिया गया। और ये जो है इंतजार था विभागों का, वो अब हो चुका है बंटवारा। वहीं अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। सल्ट सीट का उपचुनाव 17 अप्रैल को होगा। 17 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। 2 मई को मतगणना की जाएगी। 30 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से सल्ट की सीट खाली हो गई थी। 20 मार्च को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ ही प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने सल्ट जाने का कार्यक्रम बनाया है। वहीं तीरथ सिंह रावत सरकार की पहली परीक्षा भी होगी। और सुनील और प्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, पहला टेस्ट यानी कि डेट डिक्लेयर हो गई है मौजूदा सरकार की, क्योंकि बहुत बड़ा फेरबदल, बहुत बड़े रिस्क के तौर पर इसे देखा गया। और जमीन पर क्या इस वक्त सिचुएशंस हैं? देखिए जीना, तीरथ रावत सरकार की और बीजेपी के संगठन की भी, चूंकि संगठन में भी मुखिया बदले गए हैं, तो उनकी ये पहली परीक्षा होगी। सल्ट का जो विधानसभा का उपचुनाव होना है, 23 से 30 मार्च के बीच नामांकन किए जा सकेंगे। यानी हफ्ते भर का समय बचा है जब बीजेपी और कांग्रेस को अपने कैंडिडेट भी फाइनल करने होंगे सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में। बीजेपी से ये संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सल्ट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों खुद मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, उन्होंने संकेत दिए हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कोई और सीट तलाशी जा रही है। यानी कि सल्ट का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी वहाँ पर जो रनर अप प्रत्याशी रही हैं पिछली बार, जो बीजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र सिंह जीना से करीब 3000 मतों से हार गई थी बीना गंगोला, वो भी इसमें उम्मीदवार जताई जा रही हैं। इसके साथ साथ पूर्व विधायक जो रणजीत सिंह रावत के बेटे विक्रम रावत को भी इसमें दावेदार बताया जा रहा है। तो अगले एक हफ्ते के भीतर भीतर ये तय हो जाएगा कि बीजेपी और जो कांग्रेस है उसके कौन वहाँ पर कैंडिडेट होंगे, मुख्यमंत्री सल्ट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि मुख्यमंत्री सल्ट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी सल्ट की सीट खाली होने के बाद से ही लगातार इसकी रणनीति में जुट गई थी। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, राज्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश महामंत्री जो बीजेपी के हैं सुरेश भट्ट, इन 3 लोगों की कमेटी पहले ही सल्ट विधानसभा के उपचुनाव। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट जो अमूमन हुआ करती है, जहां पर अगर निधन हो जाता है तो एक सहानुभूति वाला पार्ट भी आता है, और ऐसा एक उपचुनाव पार्टी जीती भी है बीजेपी की जब हम बात करें। और हमने हरीश रावत को भी सुना था, वो भी कुछ ऐसे ही नरमी का जिक्र कर रहे थे, फिर कांग्रेस में नाराजगी आ गई थी। तो शायद हम ये कहें कि बहुत चुनौतीपूर्ण ना रहे ये सीट, ऐसा भी माना जा सकता है। एक सहानुभूति लहर जिसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल जीनत, ये भी हो सकता है क्योंकि बिल्कुल जब शुरुआती दौर में जब नवंबर के आसपास विधायक जीना का निधन हुआ था कोरोना के चलते, तब हमने हरीश रावत से जब ये बात पूछी थी तो उनका कहना था कि ये सीट कांग्रेस को सुरेंद्र सिंह जीना को समर्पित कर देनी चाहिए। वो एक बहुत अच्छे विधायक वहाँ पर रहे हैं, लेकिन जब इस कांग्रेस के अंदर ही इसका विरोध होने लगा था तो उसके बाद हरीश रावत को भी बैकफुट पर आना पड़ा था। हालांकि ये बात जरूर है कि सुरेंद्र सिंह जीना का इस पूरी सीट पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। सल्ट की सीट पर अभी तक 2 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार बीजेपी जीती है, लेकिन
जो सुरेंद्र सिंह जीना थे एक तेज तरार विधायक थे और उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर सल्ट की सीट पर देखी जा सकती है। तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी जो सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई हैं महेश नेगी, वो भी खुद दावेदारी कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो अपने भाई के काम को आगे बढ़ाएंगे यदि पार्टी उनको आशीर्वाद देती है। तो बीजेपी सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई पर भी उनको भी टिकट दे सकती है। बिल्कुल, और अमूमन अगर इस पूरे फॉर्मूले को समझे तो एक सहानुभूति कैश करने की कोशिश होती है और लोगों में जेन्युइनली भी होती है। बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए, लेकिन फिर भी इसे एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। साल 2022 के आम चुनाव से पहले उत्तराखंड को 3 और चुनाव में जाना होगा। एक का भी हम जिक्र कर रहे थे। वैसे कांग्रेस कह रही है कि इससे विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सल्ट में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद उपचुनाव होना था, लेकिन इस बीच सियासी उठापटक क्या हुई, अब सल्ट के अलावा प्रदेश की जनता को 2 और उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। इसमें सांसद तीरथ रावत के सीएम बनने के बाद गढ़वाल संसदीय सीट का उपचुनाव भी शामिल है। अब कांग्रेस का कहना है कि 2022 के चुनाव से पहले जनता को 3 उपचुनाव की आचार संहिता से गुजरना होगा, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। निश्चित तौर पर बहुत विकास में बाधित होगा, बाधा आएगी। लगातार मुख्यमंत्री काम करेंगे या चुनाव कराएंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि बतौर संगठन उसकी बूथ लेवल तक पूरी तैयारियां हैं और विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए चैलेंज भी है और चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। हर तरह से हम तो, हमारे कार्यकर्ता भी हर समय तैयार है, किंतु विकास की गति रुके ना, विकास तीव्र गति से होते रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी भी स्वयं चिंता व्यक्त कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य अवरुद्ध होगा। विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बजाय लोकसभा सीट के उपचुनाव से बीजेपी को जरूर टेंशन हो सकती है, क्योंकि इससे गढ़वाल की 14 विधानसभाएं आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगी। इससे बचने के लिए लोकसभा उपचुनाव के साथ ही बीजेपी आम चुनाव का बिगुल भी बजा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और 18 मार्च को बीजेपी सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी ने अपनी रणनीति बना ली। 18 मार्च के लिए क्या है इनकी रणनीति, आइए देखते हैं। उत्तराखंड सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल 18 मार्च को पूरा करेगी। हालांकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि प्रदेश में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। ऐसे में विपक्षी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। 14 तारीख से ही कांग्रेस प्रदेश भर में जनाक्रोश रैली निकालकर सरकार की विफलताओं का बखान कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 18 तारीख को काला दिन मनाने की तैयारी की है। वो आप ये मत समझिए कि हम तभी जो है मैदान में उतरते हैं जब चुनाव होता है। जनहित के जुड़े हुए मुद्दे, चाहे चुनाव हो या ना हो, हम सदन से लेकर सड़क तक हमेशा लड़ते आ रहे हैं। इससे पूर्व भी जो है हमने संघर्ष किया है, आगे भी हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उत्तर विधानसभाओं में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा। यही बताना चाह रहे हैं, जिसको कि अब TSR 2 भी कह रहे हैं कि वो ही वॉज नो वर्क चीफ मिनिस्टर, नो आउटपुट, नो गवर्नमेंट, नो वर्क, कुछ नहीं है। तो सब काला ही काला 4 साल के अंदर हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल भी खुद को पीछे नहीं रखना चाहती। यूकेडी के नेता भी अपना रोड मैप तैयार कर चुके हैं। ब्लॉकवार जनता के बीच घर घर जाकर वो अपना एजेंडा क्लियर करना चाह रहे हैं। जो 4 साल का इनका कार्यकाल रहा, उसको लेकर के हमने कार्यक्रम बनाया। अब इसी महीने पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करेंगे और नाकाब जो सरकार की असफलता रही है, सरकार ने जिस ढंग से इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। अब चुनावी समय करीब है तो हर पार्टी अपने चुनावी मुद्दे के साथ जनता के बीच जाना चाहती है और लोगों को अपने अपने तरीके से अपने पक्ष में करने की मशक्कत कर रही है। यानी अब 1 साल से भी कम समय में कैसे जनता के बीच आया जाए, इसी की स्ट्रैटेजी बनाने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप ये समझिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी अब चुनाव की तैयारियों में ही जुटी हुई है। तीरथ सरकार ने प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया। महानिदेशक सूचना मेहरबान सिंह बिष्ट को हटा दिया गया। रणवीर सिंह चौहान को अब महानिदेशक सूचना बनाया गया है। रणवीर सिंह चौहान अपर सचिव परिवहन भी बने रहेंगे। सरकार के काम मीडिया में पहुंचाने के लिए सूचना विभाग का अहम रोल रहता है और इसी की वजह से मेहरबान सिंह बिष्ट को चलता कर दिया गया। तो ये बड़ी तब्दीली की गई है और अब आप
ये बात समझिए कि आगे चुनाव है तो हर एक्सरसाइज जो होगी प्रदेश में वो इसी बात को ध्यान में रखकर होगी। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया और इसे कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष अमूमन फेरबदल पर सवाल उठाता है। रणवीर सिंह चौहान महानिदेशक सूचना बनाए गए हैं और वो अपर सचिव परिवहन भी बने रहेंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 10 मई को खुलेंगे। मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा से मुलाकात की। बताया कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के मुताबिक हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून के बजाय 10 मई को खोलने का फैसला लिया गया। चंपावत में इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मेंस लैंड पर नेपाल के अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। विवाद बढ़ने के बाद भारतीय प्रशासन ने नेपाल प्रशासन से नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण करने पर नाराजगी जाहिर की। ब्रह्मदेव मंडी नेपाल से लगे नो मेंस लैंड में नेपाल की ओर से पुलिया निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई के काम प्रशासन ने रुकवा दिए। इस दौरान नेपाल प्रशासन ने भारतीय मीडिया को कवरेज भी नहीं करने दी। भारतीय प्रशासन से नेपाल के अधिकारियों ने 2 दिन में भारतीय प्रशासन ने नेपाल के अधिकारियों से 2 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा है। भारतीय प्रशासन नेपाल द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर आगे की कार्रवाई की बात कर रहा है। अल्मोड़ा से खबर है, जहां कई जंगल धू-धू कर जल रहे हैं, वहीं भिकिया सैंड के स्योंतरा गांव में आग की चपेट में आकर एक महिला झुलस गई। इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा कुंभ मेले में बैरागी अखाड़ों के लिए भूमि समेत सभी सुविधाएं देने के आदेश के बाद बैरागी संतों में खुशी है। प्रशासन ने हरिद्वार के बैरागी कैंप में भूमि की पैमाइश शुरू की। डीएम दीपक रावत ने बैरागी कैंप में साधु संतों से मुलाकात की। मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा हुई। कहा 1 हफ्ते में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी जाएंगी। को सुविधाओं को हरी झंडी मिल चुकी है। चुनौतीपूर्ण कार्य है, दिन रात काम करना पड़ेगा। विशेषकर लैंड को डेवलप करने का, बिजली, पानी, शौचालय, सारी सुविधाएं यहाँ पे देनी हैं। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनको साधुवाद की भव्यता और दिव्यता के साथ कुंभ मेला करे और हिंदू सनातन संस्कृति का आदरणीय मोदी जी का जो प्रचार है और जो है भावना है, उन्हीं के भावना पे हिंदू सनातन संस्कृति का जितना हो सके तो भव्यता और दिव्यता के साथ कार्य करे। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए थीम सॉन्ग तैयार करने वाले को मेला प्रशासन 1 लाख का इनाम देगा। कुंभ मेले के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कुंभ मेला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मेले के लिए थीम सॉन्ग बनाने के लिए भी गीतकारों को आमंत्रित किया गया। गाना गाने के शौकीन लोग गाना कंपोज करके 25 मार्च तक mygov.in वेबसाइट पर जाकर अपना गाना अपलोड कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कोई भी शामिल हो सकता है। हमने mygov.in जो हमारा पोर्टल ऑफिशियल पोर्टल है सरकार का, उस पर हमने इस प्रतियोगिता को इनवाइट किया हुआ है। इसमें ओपन पार्टिसिपेशन है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अपने गीत को रिकॉर्ड करके, अपने सॉन्ग को रिकॉर्ड करके वहाँ पे जो है डाल सकता है और जो भी विजेता होगा उसको एक इनामी राशि भी दी जाएगी। तो 1 लाख रुपए आपके हो सकते हैं। बेहतरीन सा गाना लिखिए, कंपोज करके अपलोड कीजिए। हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र में जंगली हाथी घुस आने की वजह से वन विभाग परेशान है। वन विभाग के मुखिया राजीव भरतरी ने हरिद्वार पहुंचकर अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया। कई जगह गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। कुंभ मेले में हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए पिछले 1.5 साल से वन विभाग की ओर से काम तो किया जा रहा है। सोलर फेसिंग सुरक्षा, दीवार सुरक्षा, खाई, 8 चौकी समेत 65 लोगों को अस्थायी तौर पर तैनात भी किया गया, फिर भी कमियां रह गई। डिवीजन लेवल पे जो है 16 टीम बनाई गई हैं और 4 रेंज लेवल पीआरटी और 1 डिवीजन लेवल आरआरटी है और तो इनके द्वारा चौकसी की जाएगी।
पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण टाडा द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके जरिए टिहरी झील में स्पीड बोट, क्रूज बोट, पैरासेलिंग, शिकारा बोट, स्कूबा के लिए टाडा ऑफिस से आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। स्थानीय युवाओं सहित अन्य लोगों को टिहरी झील में रोजगार के माध्यम से जोड़ा जा सके, ये एक कोशिश है। लोगों की निविदा आमंत्रित हो गई है। जो लोग भी वाटर रोलर, वाटर जॉबिंग, स्कूबा, उसके अलावा क्रूज बोट, हाउस बोट, इन सब जो भी वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड की गतिविधियां होती है, चाहे वो नाव के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, तो उसमें जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसको टिहरी झील में करने के लिए तो उसकी निविदा आमंत्रित कर दी गई है।